आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनका बेसिक परिचय जो है उसको सीखेंगे। उसके बाद फिर कक्षा 10 का जो आपका सिलेबस है वहाँ से फिर चलेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या अगर देखें, अगर आप जनरली ऐसे सोचें वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब कहोगे कि सर हम किसको नहीं पढ़ते हैं, तो उसको हम एक बार बता देते हैं कि जिन संख्याओं को रूट के अंदर माइनस में ऐसी कोई संख्या आ जाती है, माइनस में कोई भी संख्या आ गई, यह कोई संख्या नहीं है। लिख हम चाहे जो दें, लेकिन इसको हम संख्या नहीं मानते। ये है काल्पनिक संख्याएं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। तो हम पढ़ते किसको हैं भाई? जितने भी गिनती होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 लाख 2 लाख, जितना भी आप जानते हो, माइनस में कुछ संख्याओं को पढ़ते हैं। माइनस में बहुत सारी संख्या, उतनी जितनी प्लस में उतनी माइनस में हम पढ़ते हैं। रूट में भी संख्याओं को पढ़ते हैं, लेकिन रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को हम नहीं जानते हैं। इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या नहीं बोलते हैं। अर्थात बस इतना समझना कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम पढ़ने लिखने में या फिर अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। काल्पनिक संख्याओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं होता है। तो हम अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उनको बारी बारी से जानो। सबसे पहले अगर हम कहें तो इसमें आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जहां से हम गणना करना स्टार्ट करते हैं, जहां से हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं। संख्याओं को गिनना हुआ, किसी वस्तु को गिनना हुआ, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज की गणना करना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नेचुरल नंबर का प्रयोग करते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 0 से कोई गणना स्टार्ट नहीं होती। जब कोई वस्तु ही नहीं है, कोई वस्तु मान लो है ही नहीं, तो उसको हम 0 थोड़ी ना बोलेंगे। गणना करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, आगे इसी तरीके से अनंत संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार से होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती है भाई? 1 से शुरुआत होता है इसका। भाई कोई भी संख्या है, मान लो बेंच है, बच्चे हैं, उनकी संख्या का गणना करना हुआ तो हम 1 से तो स्टार्ट करेंगे ना। हमेशा यही तो करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से। पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम गिनती करना कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जहां से हम गिनती करना, गणना करना स्टार्ट करते हैं वो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। या फिर ऐसे भी आप जान लो, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति ने जो बनाया। तो प्रकृति ने जो बनाया है, प्रकृति में जो चीजें बनी हैं वो शून्य नहीं बनी, एक जरूर बनी होती है, तभी हम उसको जान पाते हैं। जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ अगर बना ही ना होता तो पेड़ कैसे जानते? अर्थात अगर प्रकृति ने बनाया है तो एक जरूर बनाया होगा। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या मतलब जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, ऐसा आप समझ सकते हो। याद रखने के लिए ये कोई परिभाषा नहीं है। तो प्रकृति हमेशा एक बनाता है। जैसे मान लो अंगुली है अपने हाथ में, अंगुली अगर ना बनी होती तो हम अंगुली को कैसे जानते? इसका मतलब शून्य चीजें प्रकृति ने नहीं बनाई हैं, इसका मतलब शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? 1। अगर एक भी अंगुली होती तो हम इसको अंगुली बोलते कि भैया ये जो है ना, ये अंगुली है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रख दिया? अंगुली रख दिया। ठीक है। तो अंगुली कितनी बनी है? 1 से स्टार्ट करोगे आप, 1 2 3 4, इस तरीके से 20 अंगुलियां अपने शरीर में होती हैं। तो 1 ही से गणना करना स्टार्ट होता है। इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को हम 1 2 3 4 5 इन रूपों में जानते हैं। कहां से लेकर के? 1 से लेकर के याद रखना। देखो इसका प्रयोग आपको सवाल में सीधा डायरेक्ट नहीं ऐसे कहेगा कि आप प्राकृतिक संख्या लिखो, ऐसा नहीं कहता। आपसे कह देगा कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, तो यक्ष के कितने मान संभव हैं। अगर ऐसा पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तभी तो वो मान रखोगे। आप -1 रख दिए तो गड़बड़ हो गया, 0 रख दिया तो गड़बड़ हो गया। इसलिए नेचुरल नंबर
के अंतर्गत आता कौन कौन है इनको जानना जरूरी होता है। और दूसरी बात क्या होती है भाई, दूसरी बात आती है पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो पूरा हो जाती हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि अगर आप यहां से कभी कभी बात ये आ जाती है, अपने दिमाग में ये बात आती है, मान लो भैया बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो हम क्या करेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 गिन लिए तो नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन अगर बच्चे नहीं रहेंगे तब भी हमें कुछ बताने की जरूरत पड़ी, तो हम किससे उसको लिखेंगे? बच्चे हैं ही नहीं तो हम उनको गिनती में किससे लिखेंगे? ये अधूरापन महसूस होने लगा, तो वहां पे खोज हुई शून्य की। तो पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाता है इसे। जब नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर लिया जाए? शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो वो जो ग्रुप बनता है वो समूह किसका हो जाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर जी पूर्ण संख्याओं में भी 1 2 3 4 आते हैं या फिर अनंत तक जितने भी सब आते हैं, और प्राकृतिक संख्या में भी आते हैं, जिनको कहेंगे क्या हम? तो जैसी जरूरत वैसा उपयोग। जब भी आपको पूर्ण संख्या का ग्रुप बोलेगा, पूर्ण संख्या बोलेगा, तो उस समूह में जीरो भी शामिल होता है और साथ ही साथ प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर बोलेगा, प्राकृतिक संख्या बोलेगा, तो उसमें शून्य आप नहीं रखोगे। समझ गए? प्राकृतिक संख्या याद करने का तरीका, जहां से हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं, एक ही से स्टार्ट करते हैं, या फिर प्रकृति ने जिनको बनाया है, नेचर ने जिसको बनाया, एक को बनाया। नेचर जीरो कुछ नहीं बनाता। जब नेचर ही जीरो कर देगा हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई चीज हम लोग थोड़ी ना बनाएंगे, नेचुरल वाली। ठीक है, तो उसी तरीके से पूर्ण संख्या में जो कुछ अधूरा था उसको शामिल कर दिया। शामिल कौन किया भाई? शून्य को। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को लिखने के लिए कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं, और पूर्ण संख्या को लिखने के लिए डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, होल नंबर डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद जो संख्या आती है, एक चीज यहां और आपको दिखी होगी, जो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप है इसमें प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं कि नहीं? पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में नेचुरल नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कह सकते हैं कि नहीं? ये ऑप्शनल में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संख्या है, ऐसा पूछ लेगा आपसे। तो पहचान बड़ी जरूरी बात है। ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है सवाल, तो इनको आप पहचानना सीखो। सत्य असत्य, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि सत्य है कि असत्य, कथन। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये कथन कैसा है? सत्य है कि असत्य? असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो कथन असत्य है भी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य कहाँ है? पूर्ण संख्या में शून्य है। तो सभी पूर्ण संख्या को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी नेचुरल नंबर को हम पूर्ण संख्या, होल नंबर बोल सकते हैं। तो इस बात को आप स्पष्ट करते चलना। हमने क्या कहा? पूर्ण संख्याओं के अंदर कौन आ जाता है? प्राकृतिक संख्या आ जाती है। उसके बाद आता है बात पूर्णांक की। किसकी बात आती है? पूर्णांक की बात आती है। पूर्णांक को इंटीजर बोला जाता है, लेकिन इनको दर्शाने के लिए जेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटीजर में सबसे पहले आई रहेगा, इसको आई से लिखना चाहिए था, लेकिन आई लिखने से आई से और कुछ चीजें लिखी जाती हैं, आई से और कुछ चीजें लिखी जाती हैं, इसलिए आई से इसको नहीं लिखा गया। इसको जेड से क्यों लिखा गया? लैटिन भाषा में एक शब्द है जेहलन। जेहलन शब्द का अर्थ क्या होता है? जेहलन शब्द का अर्थ गणना से संबंधित। किससे संबंधित है? गणना से। और पूर्णांकों में जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं से भी, वो संख्याएं भी गणना से ही रिलेटेड होती है, इसलिए जेड को यहां उठा के बैठा दिया गया पूर्णांक। आई इसीलिए नहीं लिखा गया
कि भैया आई से और दूसरा कुछ दर्शाया जाता है। जैसे आई से अगर हम लिखना चाहें तो अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर, तो उसमें पहले आई आएगा, अपरिमेय संख्या, और ये दोनों आई से हो जाते, तो किसको आप आई समझते, इस वजह से इसको जेड लिखा गया। जेड कहाँ से आया, इस शब्द से आया, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अब पूर्णांक के अंतर्गत आता कौन है, पूर्णांक के अंतर्गत अगर आप शुरुआत से देखें तो जो संख्या रेखा पर संख्याएं लिखी रहती हैं, जो दिखती हैं, वैसे तो सब कुछ लिखा रहता है संख्या रेखा पर, सारी संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं, लेकिन जो आपको दिखाई जाती है, हमेशा याद करने का तरीका है ये, कौन कौन दिखाया जाता है संख्या रेखा पर, ध्यान से देखिए, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याएं होती हैं, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से संख्याएं होती हैं। तो कुल मिला के आप इतना समझो कि जो संख्या रेखा पर दिखने वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक दिखता है, जो दिखता है हमेशा कौन दिखता है, पूर्णांक दिखता है। या फिर आप ऐसा समझ लो कि पूर्णांक में नेचुरल नंबर, होल नंबर सब शामिल होता है, उसके अतिरिक्त भी कुछ संख्याएं होती हैं। दो चीजें आपको दिख रही है, यहां आप गौर से देखो तो 1 से लेकर अगर हम अनंत तक बोले तो ये नेचुरल नंबर हो गया, 0 से लेकर अनंत तक बोले तो ये होल नंबर हो गया, लेकिन -1 से अनंत तक की संख्या ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है, पूर्णांक ये अतिरिक्त है। तो पूर्णांक देखो दो रूपों में दिख रहा है, वैसे तो 3 रूप है, इधर वाले सारे पूर्णांकों को हम प्लस में देख रहे हैं, इधर वाले सारे पूर्णांकों को हम माइनस में देख रहे हैं। 0 दोनों में शामिल हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में, 0 प्लस और माइनस दोनों में रहता है। एक उदाहरण लेके हम दिखाएंगे। तो इसमें पूर्णांक में कौन कौन आएगा, माइनस अनंत से लेकर के -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से कहां तक, प्लस अनंत तक। ये जो संख्याएं होती हैं इनको पूर्णांक बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। बहुत ज्यादा हम आपको लिखवाएंगे नहीं, बस ऐसे शॉर्ट में आपको नोट भी करना है, समझ गए, ऐसे में याद भी रहता है। बहुत ज्यादा रामायण लिखने से उसमें परेशानी हो जाती है। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक ये सारे प्लस में संख्या, माइनस में संख्या, 0 सब कुछ क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो साथ ही साथ एक बात आपको दिमाग में आई होगी कि भैया नेचुरल नंबर इसमें समाहित है और ये दोनों मिलके इसमें आ गए, ये दोनों का ग्रुप पूर्णांक में मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो यहां पे आपको ये दोनों दिख रहे हैं। तो इतना आप जानते रहना कि पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों शामिल होती है। अब पूर्णांक कुल 3 तरह के दिख रहे हैं, तीनों तरह के पूर्णांकों को हम बता देते हैं क्या क्या होगा। एक तो बनता है पूर्णांक के अंतर्गत, पूर्णांकों में एक बनेगा क्या, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बहुत जरूरी बातें हैं, इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश आप करेंगे तो आगे बहुत पछताएंगे, क्योंकि 11-12 में जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको ये चीजें क्लियर नहीं होती और उस समय आपको भर भर के इनका प्रयोग किया जाता है। आप सेट्स पढ़ोगे ना, समुच्चय, तो उसमें इनका प्रयोग भर भर के है। कैपिटल एन लिखा रहेगा तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी लिख जाओगे, सब गलत हो जाएगा। जेड लिखा रहेगा तो आपको पता ही नहीं है तो सब कुछ लिख जाओगे, कुछ पता ही नहीं है जेड क्या होता है, डब्ल्यू से हम किसको लिखते हैं, एन से किसको लिखते हैं, तो वो संख्या को इंगित करते हैं ये सारी चीजें। एन लिखा है तो पक्का फिर 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, डब्ल्यू लिखा है तो 0 से लेकर अनंत है, और जेड लिखा है तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितने संख्याएं आती हैं सब, तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक को हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में केवल एक आता है, और एक होता है ऋणात्मक।
अब इनको भी दर्शाने का तरीका है। धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं z प्लस और ऋणात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं z माइनस। बस इतने में काम हो जाएगा। उभयनिष्ठ वाले को आप चाहे ऋणात्मक कहेगा तो उसमें रख देना, धनात्मक कहे तो उसमें भी रख सकते हैं। तो ऋणात्मक में कौन आता है? -1 से छोटी जितने भी संख्याएं आपको दिख रही हैं माइनस अनंत तक, वो सब किस में आती हैं? माइनस में आती हैं। तो ये आता है भैया माइनस अनंत से लेकर के -5, -4, -3, -2, -1 तक। अरे सॉरी, ये ऋणात्मक में हमने धनात्मक में सॉरी धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आता है भाई? 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कहां तक? अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब धनात्मक में आती हैं। हमने कहा धनात्मक में आप उभयनिष्ठ वाले को भी रख सकते हो। उभयनिष्ठ का मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा। और वो कौन होता है? शून्य होता है। वो कौन होता है भैया? शून्य होता है। शून्य को जरूरत पड़ी तो इसमें भी प्रयोग हम कर लेते हैं और ऋणात्मक में भी प्रयोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, कुछ मतलब नहीं है। शून्य तो शून्य होता है अपने आप में। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं? माइनस अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1 यहां तक ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्णांक आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक कौन कौन होता है। ये वही संख्याएं लिखी गई हैं जो संख्या रेखा पर ज्यादातर आपको दिखाई जाती है। तो याद करने के लिए उनको आप समझ सकते हो कि हाँ भैया संख्या रेखा पर जो लिखी रहती है वो क्या होती है? पूर्णांक लिखे रहते हैं। वैसे तो सारी संख्या रेखा पर होती है, लेकिन ज्यादातर दर्शाया जब जाता है संख्या रेखा को तो ऐसे दर्शाया जाता है। इसलिए इनको आप क्या समझना भाई? पूर्णांक समझना। ठीक है। इसके बाद वाली जो संख्याएं हैं उनको भी आप जान लो। इसके बाद नंबर आता है किसका? इसके बाद नंबर आता है पूर्णांकों के बाद परिमेय संख्या का नंबर। किसका भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और लिखते किससे हैं? क्यू से लिखते हैं। इसमें भी वही लॉजिक है जो पूर्णांक वाले में था। जेड हमने क्यों लिया? क्योंकि आई से और कुछ लिखा जा सकता है, इसलिए जेड से दिखाने के लिए दूसरी भाषा में चले गए, वहां से अक्षर उठा लाए, उसको यहां उठा के पटक दिया, हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही परिमेय संख्या को भी अपने ही भाषा से लिया गया है, लेकिन उसके अर्थ को दूसरे अर्थ में बदल करके लिया गया। जैसे देखो, परिमेय संख्या को क्यू से क्यों लिखा गया? अंग्रेजी में एक शब्द होता है कोसेंट। कोसेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और परिमेय संख्याएं भी भागफल के रूप में ही होती हैं, भाग के रूप में होती हैं, अंश और हर होती हैं कि नहीं होती? इसलिए यहां आर अगर लिख देते, क्योंकि रेशनल नंबर का पहला अक्षर क्या है? आर है। यहां आर लिख देते तो रियल नंबर को हम क्या लिखते थे? वास्तविक संख्या को भी आर लिखना पड़ेगा। वास्तविक संख्याओं को आर से ही लिखा जाता है। तो यहां आर हमने लिखा था, इसलिए परिमेय संख्या को आर नहीं लिखा। क्या लिखा? क्यू लिखा, क्योंकि क्यू का संबंध भी भाग से ही है। तो परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आएंगी? परिमेय संख्या में जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, और साथ ही साथ हर इसका 0 के बराबर ना हो, और साथ ही साथ अंश और हर क्या हो? पूर्णांक होने चाहिए। अंश और हर क्या होने चाहिए? अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ
अंश और हर सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों सहअभाज्य होनी चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए। इतनी बातें जो संख्या पालन करेगी, ये वाला तो जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य हो तभी आप उनको कहो, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जानते रहना ये भी कंडीशन इसमें आती है। आगे जस्ट सवाल में उपयोग इनका होगा, इसको आप जानते रहना, लेकिन यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि इतना पालन परिमेय संख्या अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 1 है, क्या है भाई? 1 है, अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो क्या 1 अंश और हर के रूप में है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो 1 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। तो ये अंश और हर के रूप में है, हर इसका 0 नहीं है, अंश और हर दोनों देखो पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या कही जाएगी। और ये क्या है? ये तो 1 ही है। ऐसे ही अगर हम 2 की बात करें तो 2 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, और ये भी देखो अंश और हर के रूप में बन गया। हर इसका 0 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अंश और हर इसके पूर्णांक दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम 0 को ले लें, 0 को ले लो आप, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आएंगे। 0 को ले लो आप, 0 के नीचे क्या 1 लिखा जा सकता है क्या? 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या का भाग करोगे 0 ही रहेगा। तो मान इसका बदल रहा है 1 रखने से? नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा है तो 1 लिख सकते हो आप, 0 के नीचे 1 लिख सकते हो। वैसे 0 के नीचे तो कोई भी संख्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लिखा जा सकता है। तो अब ये देखो अंश और हर के रूप में दिखने लगा, अंश और हर के रूप में दिखा, क्या हर इसका 0 है क्या? नहीं है, अंश 0 है, हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या आपको ये बोला है कि भैया हर 0 ना होगा चाहिए बस, तो हर इसका 0 नहीं है। हम कहेंगे देखो अंश और हर पूर्णांक भी हैं, ये दोनों पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं ना, तो इनको हम परिमेय संख्या बोल देंगे। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं सारे परिमेय संख्या होती है। अब ऐसे ही हम ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो -5 है, -5 के नीचे 1 लिखा जा सकता है आराम से, और ये भी देखो अंश और हर के रूप में आ गया, और दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, तो इनको हम परिमेय संख्या कह देंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं भैया कि क्या 1/0 को आप लिखोगे? 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। कारण यह है कि हर इसका बन गया 0, हर क्या बन गया? 0 बन गया, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन आया? सारे पूर्णांक आ गए मुझे लगता है। अगर सारे पूर्णांक आ गए तो ये तो पूर्णांक के अंतर्गत है ही, तो ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आ गई? परिमेय संख्या के। इसके अलावा और होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक था, और पूर्ण संख्या में 1 एक्स्ट्रा बढ़ गया, 1 से अनंत तक के साथ साथ 1 एक्स्ट्रा बढ़ा कि नहीं? 0 बढ़ गया। उसी तरीके से जब हम पूर्णांक पे आए तो इनके साथ साथ कुछ अतिरिक्त बढ़ा, कौन? ऋणात्मक वाला अतिरिक्त बढ़ा। उसके बाद जब हम परिमेय संख्या पे आए तो इन सब के साथ साथ कुछ अतिरिक्त बढ़ा है। अतिरिक्त कौन कौन बढ़ा है? जैसे देखो अभी हमने ये, इसको हम मिटाए देते, चलो अभी हमने एक चीज नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था अभी? हमने 1/2 किस, ये भी तो एक संख्या है ना, है कि नहीं है? एक संख्या है, ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत है। इसमें परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि ये अंश और हर के रूप में है, दोनों पूर्णांक भी है, हर 0 भी नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। 1/3 हो गया, 7/2 हो गया, 10/3 हो गया, ये सारे भिन्न, ये सारे भिन्न भी किसमें आते हैं? परिमेय संख्या में आते हैं। तो इसका मतलब है भैया यही चीज माइनस में भी मिलेगा, यही चीज प्लस में भी मिलेगा। इसका मतलब परिमेय संख्याएं भी
परिमेय संख्याएं भी किसमें होती हैं? प्लस और माइनस में होती हैं। तो माइनस वाली परिमेय संख्या को q माइनस से लिखा जाता है और प्लस वाली परिमेय संख्या को q प्लस से लिखा जाता है। जैसे हमने z को लिखा, वैसे ही माइनस वाली परिमेय संख्या को q माइनस और प्लस वाली परिमेय संख्या को q प्लस पॉजिटिव से लिखा जाता है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? मैं एक बार कुछ संख्याओं को लिख देता हूँ। यहाँ लिखो भैया सभी ऋणात्मक, या फिर इनको ना लिखो, आपको पता ही है ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आएंगी। हमने चेक भी कर लिया भाई, 1 2 3 4 5 सब परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, माइनस वाली पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। तो इन सब को आप परिमेय संख्या के अंतर्गत रखोगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लिख लो आप माइनस अनंत से लेकर के -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस अनंत, इतना तो परिमेय में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ और कौन आएंगी? -1/2, -1/3, -1/4, मतलब जो भिन्न में होते हैं। ऐसे ही प्लस में 1/2, 1/3, 1/4 इत्यादि अनंत तक ऐसी जो संख्याएं आपको दिखें वो भी किस में आती हैं? परिमेय संख्या में आती है। समझ गए? परिमेय संख्या में आती है। अब बात आती है कि परिमेय संख्या का मतलब तो हमें सर ये दिख रहा है, परिमेय संख्या का मतलब तो हमें ये दिख रहा है कि लगभग सभी संख्याएं आ गई इसमें। तो कौन संख्या परिमेय नहीं होती है? देखो परिमेय में ये सब आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना ये सब। तो यही सब तो हम ज्यादा जानते थे, और साथ ही सर आप ये भी बता रहे हो कि ये भी परिमेय में आ जाती हैं। तो बचा क्या फिर? बचा है अभी जिनको हम परिमेय नहीं बोलते हैं वो संख्याएं बची हैं। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 10, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या हैं। इनको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। मतलब परिमेय संख्या के बाद जो संख्या बच जाती है, परिमेय संख्या के बाद जो संख्या बच जाती है उसी को अपरिमेय संख्या बोल देना। परिमेय संख्या के बाद यही आती है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस वाला पूर्णांक आप रख दोगे तो वो संख्या ही नहीं होता, उसको आप संख्या नहीं बोलते हो, वो वास्तविक संख्या में आता ही नहीं है। हमने शुरुआत में बताया कि रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्याएं होंगी वो संख्या नहीं होती, वो काल्पनिक कल्पना में होती है। कल्पना करके हम सीख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। या फिर ऐसा आप समझना कि ऐसी संख्याएं या फिर रूट के अंदर ऐसा पूर्णांक रूट के अंदर ऐसा पूर्णांक जिनका या फिर जो पूर्ण वर्ग ना, पूर्ण वर्ग संख्या ना, या फिर पूर्णांक ना, पूर्ण वर्ग पूर्णांक ना। अब इस बात का क्या तात्पर्य है? हमने जो रूट के अंदर संख्याएं अभी बताई अपरिमेय में, उसमें वही बताया जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। 2 का वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं। 3 का नहीं निकलता। तो 2, 3 ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर अगर 4 रख देते हो तो उसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगी, वो अपरिमेय में नहीं आएगी। ऐसे ही रूट 7, रूट 8 ये सारी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय में आ जाएगी। रूट के अंदर ऐसा पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग पूर्णांक ना हो अपरिमेय होता है। और साथ ही साथ कुछ दशमलव वाली संख्याएं
या फिर इन्हीं का दशमलव के रूप में कैसा रूप होता है, दशमलव के रूप में। क्योंकि अभी तक तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं, दशमलव वाला हम 9 में सीख चुके हैं, शांत दशमलव प्रकार की संख्या, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, सीखो कि नहीं सीखे हो, नाम सुने हो ना इसका। तो वो सारी संख्याओं को भी हम रियल नंबर में रखते हैं, लेकिन कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है इसको आपको जानना होगा, या फिर आप जान भी चुके हो। तो यहाँ अभी हमें जैसे दशमलव के रूप में अपरिमेय संख्या लिखना हुआ तो क्या होगा, जैसे हम ऐसा रूप लिखते हैं 1 दशमलव, इधर आप ऐसा कुछ लिख दो जो रिपीट ना होगा, बस। जैसे मान लो 01 लिखा, डबल 01 लिख दो, 3 बार 01 लिख दो, 4 बार 01 लिख दो, इस तरीके से आगे डाट भी लगा देंगे, तो ये अपरिमेय संख्या का रूप होगा। ऐसा मान लो 3 4 के बीच पूछ लिया, 3 4 के बीच कौन होता है, 3.5 होता है, क्या होता है ना, 3.1 भी होता है, 3.2 भी होता है। 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या अगर लिखने की बात आ जाए तो ऐसा लिख दिया करो 3.5 1 5 5 1, 3 बार 5 1, 4 बार 5 1, इस तरीके से आगे डाट लगा दें। यही रूप होता है दशमलव के रूप में अपरिमेय संख्या लिखने। और ये सवाल में पूछेगा कि निम्नलिखित में से, बहुविकल्पी में पूछ लेता, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। अगर रूट में दिया है तब तो ठीक है, आप पहचान जाओगे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम अपरिमेय बोल देंगे। लेकिन अगर दशमलव में लिखा है तो ऐसा दिखना चाहिए। और हाँ, याद रखना, लास्ट में डाट जरूर दिखने चाहिए, अगर डाट नहीं दिखा तो फिर वो परिमेय बन जाता है। इसी रूप में अगर डाट नहीं दिखा तो वो परिमेय बन जाता है। आपको फंसाने के लिए ऐसा पूछ देगा, ऐसे लिख देगा और आपको पता चला कि भैया यही रूप तो होता है, डायरेक्ट आप अपरिमेय लगा के आ गए, लेकिन लास्ट में डाट नहीं लगाया है। डाट ना लगाने का मतलब यह है कि ये शांत दशमलव प्रकार की संख्या हो गई, और शांत दशमलव प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम अपरिमेय नहीं बोलते हैं। ये अशांत अनावर्ती है, मतलब संख्याओं के ग्रुप का कोई रिपीटेशन नहीं है और यहाँ इनका कोई अंत भी नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इतनी जानकारी में आपको ये पता चला होगा कि ये सारी संख्या परिमेय में आती है, जो कुछ बची थी अपरिमेय में आ गई। इसका मतलब रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय के मिलाने से ही बनता है। रियल नंबर किससे बनता है, अरे ये परिमेय और ये अपरिमेय, और इनको मिला दिया तो सारी वास्तविक संख्याएं खत्म। यही समझ में आया ना, क्योंकि भैया प्राकृतिक संख्या इसके अंदर, और ये दोनों इसके अंदर, और ये तीनों इसके अंदर है कि नहीं है, सब तो हमने लिखाया है आपके सामने। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप इसके अंदर है, और जो बच रहा था उसको हमने यहाँ लिख दिया। इनको हमने किसी में नहीं बताया था, तो ये इसमें भी नहीं है। बात समझे? तो कुल मिला के वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? जितनी संख्याएं हैं या तो परिमेय होंगी या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। बस यही दो बात समझाने के लिए हमने पूरा 45 मिनट का रामायण आपके सामने रखा। बाकी और कुछ है नहीं, इनकी पहचान रखो, कौन किसके अंतर्गत आता है, इसको आराम से नोट कर लो। 5 मिनट हम आपको दे के जा रहे हैं, पूरा एक तरफ से छाप देना। हर माइनस में आ जाए, जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है तो परिमेय होगा। देखो, चाहे हर माइनस में हो चाहे अंश माइनस में हो, वो पूरी संख्या पे माइनस लगा रहता है। अगर मैं कहूं कि 7/-2 लिखा है, इसका भी उत्तर -3.5 होगा। -7/2 लिखा है तो इसका भी आंसर -3.5 ही होगा। तो माइनस चाहे अंश पे लगा हो चाहे हर पे लगा हो, वो पूरी संख्या 7/2 पे लगा है कुल मिला के। बस पूरी संख्या किस पे लगा है, 7/2 पे। हर माइनस पे लगा है तो परेशान ना होना, वो भी परिमेय संख्या होती है। समझ गए? उसको भी आप क्या कहते हो, परिमेय संख्या ही कहते हो। तो इनको आराम से हम नोट कर लेंगे, और जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है अगली क्लास में बेहिचक रखना, ठीक है, और उसका आंसर आप लेके जाओगे। तो वास्तविक संख्या को आप यहाँ से स्टार्ट करो, परिमेय संख्या लिखो, उसके बाद अपरिमेय संख्या लिखो, और वास्तविक संख्या किससे बनती है, परिमेय और अपरिमेय से। काम खत्म। परिमेय में सब संख्याएं आ जाती हैं, अपरिमेय में भी जो बची हैं वो आ जाती हैं। परिमेय अपरिमेय को मिला दिए तो जो ग्रुप बना वो ग्रुप किसका बना भाई,
वास्तविक संख्याओं का बना। तो आज की क्लास में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने संख्याओं का खत्म किया। अब इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। बस इतनी सी बात है कि जो 9th में आप एक बात और सीखे हो, दशमलव के रूप में अगर संख्याएं रहें तो हम किनको परिमेय कहेंगे, किनको अपरिमेय कहेंगे। तो कल 10-15 मिनट की क्लास और हम ले लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा और सारा कंफ्यूजन आपका खत्म। फिर दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है आपके सामने जो आपको ये रोक दे बताने से कि हम कौन हैं। संख्या नहीं रोक सकती कि उसका नाम ना बता पाओ आप। नाम उसका पक्का बता पाओगे कि ये कौन सी संख्या लिखी गई है, परिमेय लिखी गई है, अपरिमेय लिखी गई है, क्या है। क्योंकि परिमेय अपरिमेय ही दुनिया में होती है और कुछ नहीं होता। या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या, और उन्हीं दोनों को हम रियल नंबर बोलते हैं। बात समझ गए? तो इनको आराम से आप नोट कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।